दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। बाल विकास, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल के कुल 50 क्वेश्चन का ये बेहतरीन मॉडल पेपर आप सभी के लिए लेकर के आए हैं। ये क्लास होती है रोज शाम को 7 बजे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट की या फिर सुपर टेट यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा की, तो इन 50 क्वेश्चंस के माध्यम से आप अपनी तैयारी को परखें कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो आपका क्या लेवल रहेगा, आप कितने प्रश्नों के आंसर ठीक से कर पाएंगे। आपकी परीक्षा में 30 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं और इसी पैटर्न के क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। जो भी लोग इस क्लास को लाइव देख रहे हैं उन सभी का स्वागत है। ये एक रिकॉर्डेड क्लास है। आप सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, राधे राधे। शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, अधिगम के अंतर्गत आवृत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक या फिर जॉन लॉक। अधिगम के अंतर्गत यानी अधिगम में इस सिद्धांत को कहा जाता है आवृत्ति का सिद्धांत, और आवृत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया ये आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 1 में आपका सही जवाब हो जाएगा थॉर्नडाइक के द्वारा। ठीक है, थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया है उसी का ये दूसरा नाम है आवृत्ति का सिद्धांत। यानी कोई घटना जब आप बार बार रिपीट करेंगे और अगर आपको सकारात्मक उसके प्रभाव देखने को मिलेंगे तो आप उस घटना को बार बार करेंगे, और अगर आप नकारात्मक प्रभाव देखेंगे तो उस कार्य को करना छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आवृत्ति का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया? थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। अगर हम अन्य विकल्प की बात करें तो स्किनर के द्वारा दिया गया क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, पावलोव के द्वारा दिया गया शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का सिद्धांत था प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। 1913 में थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इनकी एक पुस्तक थी एजुकेशन साइकोलॉजी। प्रश्न पूछा जा सकता है ये एजुकेशन साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है, तो आप आंसर लगाइएगा थॉर्नडाइक की है। और जो यहाँ पर आवृत्ति का सिद्धांत पूछा गया है इसी का नाम है, इसी को हम उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि थॉर्नडाइक का ऐसा मानना था कि किसी भी कार्य को अचानक से कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति नहीं सीख सकता। ठीक है, तो आवृत्ति का सिद्धांत कहें या फिर हम कहें इसी को उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, आपका आंसर थॉर्नडाइक के साथ ही जाएगा। बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न के साथ। दूसरा प्रश्न है, कोहलर ने प्रयोग किए हैं वनमानुष पर, बंदर पर, मुर्गी पर या फिर सभी पर। कोहलर गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। कोहलर के प्रयोग और कोहलर का सिद्धांत आपको पता होगा। कोहलर का सिद्धांत है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये सिद्धांत संज्ञानात्मक नियम पर आधारित है, इसको गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। बात करें अगर हम गेस्टाल्ट की, तो गेस्टाल्टवाद जो शब्द है ये जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है संपूर्ण या पूर्ण आकार। कोहलर ने प्रयोग वनमानुष पर किया है, साथ ही साथ बंदर पर किया है। जान करके आपको हैरानी हो रही होगी, इनका एक प्रयोग मुर्गी पर भी था, वो ज़्यादा प्रचलित नहीं रहा इसलिए उसको आप नहीं पढ़ते हैं। बट जब आप थोड़ा सा और डीप किताबों में पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिलेगी कि मुर्गी पर भी इन्होंने अपना एक प्रयोग किया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प डी के साथ। प्रश्न संख्या 3 देखिए क्या कहता है, जीववाद का गुण किस अवस्था की विशेषता है? जीन पियाजे से क्वेश्चन है। जीववाद का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया? तो आप कहेंगे जीववाद का कॉन्सेप्ट दिया गया है जीन पियाजे के द्वारा। इसको एनिमिज्म भी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आत्मा न केवल मनुष्यों में होती है बल्कि सभी प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, चट्टानें हो गई, प्राकृतिक परिघटनाएं हो गई, उन सभी में होती है। हालांकि जीन पियाजे का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर अलग था। उनका ये मानना था कि कुछ ऐसी चीज़ें, ठीक है, जीववाद का मतलब क्या हुआ, बच्चा जो है प्रत्येक चलने फिरने वाली यानी जो भी वस्तु है, बच्चा खिलौना खेलता है या निर्जीव वस्तु को सजीव समझने लगता है, इसी को जीन पियाजे ने जीववाद कहा है। जीववाद का गुण जो है ये किस अवस्था की विशेषता है? प्रश्न संख्या 3 उत्तर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज की अगर हम बात करें तो 2 से 7 वर्ष के बीच में बच्चे में ये गुण पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 4 है, अनुकरणात्मक सिद्धांत किस सिद्धांत का अन्य नाम है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत या फिर सूझ का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 4, अनुकरण के द्वारा अधिगम की बात की गई है किसके द्वारा?
तो आप कहेंगे एल्बर्ट बेंडूरा के द्वारा। यहाँ पर आंसर चला जाएगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत के साथ। एल्बर्ट बेंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात करें तो इसके प्रतिपादक माने जाते हैं आपके वाइगोत्स्की महोदय। अगर हम बात करें पुनर्बलन, ठीक है, पुनर्बलन के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्किनर का नाम आता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ध्यान रखिएगा, वाइगोत्स्की के द्वारा। इसके अलावा पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन अन्य कई लोगों ने मतलब अपने इस सिद्धांत को प्रयोग में लिया है, तो स्किनर का नाम बेसिकली आता है। इसके अलावा आपको एक नाम और जान लेना जरूरी है। एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, क्लार्क हल। क्लार्क हल ने भी इस सिद्धांत का प्रयोग किया है। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 के लिए। अधिगम वक्र, जिसमें अधिगम दर सदैव समान गति से बढ़ती है, उसको किस प्रकार का अधिगम वक्र कहा जाएगा? धनात्मक, सर्पिलाकार, सरल रेखी या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपका आंसर हो जाएगा, कहा जा रहा है एक अधिगम वक्र जिसमें अधिगम दर सदैव समान एक निश्चित गति से बढ़ रही है, उसको क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 उत्तर जाएगा यहाँ पर सरल रेखी अधिगम वक्र। एक सीधी रेखा में उसकी जो गति है बढ़ रही है, तो इसको क्या कहा जाएगा? इस तरीके से कुछ बनेगा, सरल रेखी, ठीक है। छठा प्रश्न देखिए, मोटिवेशन किस भाषा का शब्द है? इस प्रश्न का आंसर कई सारे लोग गलत कर सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ मोटिवेशन लिखा गया है। ये नहीं पूछ रहा है कि मोटिवेशन किस शब्द से मिलकर के बना है। ये मोटिवेशन जो शब्द है ये इंग्लिश भाषा का शब्द है। यहाँ पर मोवेयर नहीं पूछ रहा है, ये भी नहीं पूछ रहा है कि मोटिवेशन किस शब्द से मिलकर के बना है या इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई। यहाँ पर पूछ रहा है कि मोटिवेशन किस भाषा का शब्द है, तो आप आंसर लगाइएगा अंग्रेजी। ऐसे ही प्रश्न आते हुए गलत हो जाते हैं। यहाँ पर आपका उत्तर जाएगा सी के साथ। अगर आपसे पूछता कि मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तो आप आंसर लगाते वहाँ पर कि मोवेयर एक शब्द है। लास्ट क्लास में जैसा कि हमने आपको बताया था कि मोवेयर एक शब्द है जिससे बनता है मोटिवेशन, तब आप वहाँ पर लगा सकते हैं कि लैटिन भाषा का शब्द है मोटम, ठीक है। मोटिवेशन जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इसकी उत्पत्ति हुई है मोटम से, MOTUM, मोटम से, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन कभी कभी हो जाता है, आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। अब प्रेरणा का सोपान नहीं है, चालक, आवश्यकता, लक्ष्य, दंड एवं पुरस्कार। 7वां प्रश्न, मोटिवेशन का सोपान नहीं है, तो चालक, आवश्यकता और लक्ष्य तीनों होते हैं। दंड एवं पुरस्कार का ये जो है ये अब प्रेरणा का सोपान नहीं है। मूल प्रवृत्तियों के संबंध में गलत कथन पहचानिए। पहला, मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 है। मूल प्रवृत्तियां सार्वभौमिक होती हैं। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात नहीं होती। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का एक संवेग होता है। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर कीजिएगा। देखिए, मूल प्रवृत्तियां 14 होती हैं, ये बात सही है। सार्वभौमिक होती है, सभी पर अप्लाई होती है, ये भी बात सही है। और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का एक संवेग होता है, ये भी बात सही है। गलत बात यहाँ पर कही जा रही कि जन्मजात नहीं होती, जबकि मूल प्रवृत्तियाँ जन्मजात होती हैं। जन्म से ही बच्चे को कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं, मतलब जन्मजात होते हैं। सोना, मतलब कह सकते हैं नींद, भूख, प्यास, ये क्या है? मूल प्रवृत्तियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, 2 आधारभूत मूल प्रवृत्तियों की बात किसने की है? जैसा कि आप जानते हैं कि मैकडूगल के द्वारा मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 बताई गई है, लेकिन एक ऐसे मनोवैज्ञानिक भी हैं जिनके द्वारा मूल प्रवृत्तियों की संख्या सिर्फ 2 बताई गई है। प्रश्न संख्या 9 की अगर हम बात करें तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सिगमंड फ्रायड। जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु सिर्फ 2 मूल प्रवृत्तियां बताई गई हैं सिगमंड फ्रायड के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 10। त्रिभाषी फार्मूले के अनुसार प्रथम भाषा होगी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, स्थानीय भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा या फिर विदेशी भाषा। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा
पहली भाषा होगी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, ये परिभाषा किस शताब्दी में प्रचलित रही? बताइए। दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान का पिता या हम कह सकते हैं जननी माना जाता है, और मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। देखिए, जब मनोविज्ञान अस्तित्व में आया, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि साइकोलॉजी जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो 1590 में रुडोल्फ गोल्काय के द्वारा इसका प्रयोग किया गया। ठीक है, साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग रुडोल्फ गोल्काय के द्वारा किया गया। साइकी और लोगस दो शब्दों से मिलकर के बना है मनोविज्ञान। सबसे पहले जब मनोविज्ञान आया तो कहा गया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। आत्मा का विज्ञान 17वीं शताब्दी, जिसके समर्थक प्लेटो, सुकरात आदि थे। इसके बाद मनोविज्ञान मन का विज्ञान कहा गया 17वीं से 19वीं शताब्दी तक। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में आपका आंसर जाएगा, ऑप्शन दिया है 17 से 18, तो हम यही लगाएंगे। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, ये स्टेटमेंट किसका है? पंपोनाजी का। ये प्रश्न पूछा भी गया है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, लगातार 10-11 क्वेश्चन हो चुके हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताया जा रहा है, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति डैश और डैश से हुई है, यह डैश भाषा का शब्द है। तो साइकोलॉजी जो है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, साइकी और लोगस। तो देखिए, साइकी और लोगस किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है, बाकी सब में नहीं है। तो ये साइकी और लोगस दो शब्द और ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। इसका आंसर जाएगा बी के साथ। हरलॉक के अनुसार खतरनाक अपीली काल अवस्था है। खतरनाक अपीली काल की अवस्था हरलॉक के अनुसार कहा गया है किस अवस्था को? शैशवावस्था को, क्योंकि यहाँ पर बच्चे को बहुत संघर्ष करना पड़ता है हेल्थ के साथ, और कई बार ऐसा होता है उचित पोषण ना मिलने के कारण, देखभाल ना मिलने के कारण बच्चों की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। इस वजह से इसको हरलॉक में खतरनाक अपीली काल कहा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 14 देखिए क्या कहता है। किशोरावस्था का जनक किसे माना जाता है? किशोरावस्था का जनक जॉन लॉक, वुडवर्थ, इनमें से कोई नहीं, या फिर स्टेनले हॉल। क्वेश्चन नंबर 14 उत्तर होगा यहाँ पर किशोरावस्था का जनक माना जाता है स्टेनले हॉल को। डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। शिशु में दांत बनने की प्रक्रिया की शुरुआत किस अवस्था से होती है? शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था या फिर गर्भावस्था। प्रश्न संख्या 15 देखिए, शुरुआत गर्भावस्था से ही हो जाती है। दांत बच्चे के दिखते नहीं हैं, वो बात अलग की है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि दांत बनने की प्रक्रिया की शुरुआत, तो गर्भावस्था यहाँ पर आपका आंसर जाएगा डी के साथ। अगर आपसे पूछे कि दांत किस अवस्था में निकलने लगते हैं, तो शैशवावस्था आप लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, सिगमंड फ्रायड के अनुसार किस अवस्था में काम शक्ति अदृश्य हो जाती है? मुखी अवस्था, गुदी अवस्था, लैंगिक अवस्था, अदृश्य अवस्था। प्रश्न संख्या 16, काम शक्ति अदृश्य हो जाती है, इस अवस्था को कहते हैं अदृश्य अवस्था। सिगमंड फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया है, उसके अंतर्गत इन्होंने अवस्थाओं की बात की है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। सकारात्मक संवेग नहीं है, प्रेम, उल्लास, आनंद, ईर्ष्या। प्रश्न संख्या 17, सकारात्मक संवेग नहीं है, प्रेम, उल्लास, आनंद तीनों सकारात्मक हैं। ईर्ष्या जो है ये सकारात्मक नहीं है, ये नकारात्मक है। विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा डी के साथ। पलायन मूल प्रवृत्ति का संबंध होगा घृणा, भूख, भय या फिर आश्चर्य। पलायन मूल प्रवृत्ति का संबंध किससे होगा? यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक तरफ मूल प्रवृत्तियाँ और उससे संबंधित संवेग लिखे गए हैं। तो पलायन का संबंध होगा भय से, इसलिए इसका आंसर जाएगा सी। अगले क्वेश्चन में आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि भोजन तलाश का संबंध, युत्सा का संबंध,
काम प्रवृत्ति का संबंध, ठीक है, निवृत्ति का संबंध, तो ये आपको 14 हैं, सभी याद होने चाहिए। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप गूगल से सर्च करके, या कोई किताब है आपके पास तो वहाँ पर आपके पास मिल जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 की तरफ। स्थूल पेशी कौशल का उदाहरण है लिखना, सुई में धागा पिरोना, नृत्य करना या फिर वस्त्र पहनना। प्रश्न संख्या 19 के लिए आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर स्थूल पेशी पूछ रहा है, सूक्ष्म पेशी नहीं पूछ रहा है। स्थूल पेशी में एक तरीके से बड़ी मांसपेशियाँ एक्टिव होती हैं, तो यहाँ पर आंसर जाएगा नृत्य करना। अगला प्रश्न देखिएगा, सही कथन चुनिए। भाषा के संबंध में 4 कथन दिए गए हैं, आपको सही वाला चुनना है। पहला कहता है यहाँ पर था फ चा रूपिम ध्वनियाँ हैं। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई स्वनिम है। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई रूपिम है। ध्वनि का समूह वाक्य विन्यास कहलाता है। प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 के लिए आपका आंसर हो जाएगा ध्वनि की सबसे छोटी इकाई स्वनिम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, गेस्टाल्टवादी की देन है अंश से पूर्ण की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, सरल से कठिन की ओर या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21, गेस्टाल्टवाद का मतलब क्या होता है? अभी भी शुरुआत में हमने आपको बताया, समग्र पूर्ण आकार अर्थात पूर्ण से अंश की ओर यहाँ पर चलते हैं हम। 21 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव या फिर पियाजे। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक पावलोव हैं। यहाँ पर आपका आंसर जाएगा सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 23, थ्योरी ऑफ लर्निंग पुस्तक किसकी है? बेंडूरा, हिलगार्ड, पियाजे, स्किनर। थ्योरी ऑफ लर्निंग ये पुस्तक है E.R. हिलगार्ड की। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, परिकल्पनात्मक चिंतन का विकसित होना किस अवस्था से संबंधित है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 24, परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होना ये विशेषता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की। विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा सी वाला, 11 वर्ष से 15-16 वर्ष तक की अवस्था। अगला प्रश्न, अभिवृत्ति के संबंध में असत्य कथन पहचानिए। अभिवृत्ति मापात्मक योग्य है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास में वृद्धि भी सम्मिलित है, वृद्धि से तात्पर्य जैविक तत्परता से है। अभिवृद्धि है, अभिवृद्धि, सॉरी हमने अभिवृत्ति बोला शायद। अभिवृद्धि यानी वृद्धि, जैसे आप पढ़ते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट, यानी ग्रोथ मीन्स वृद्धि और डेवलपमेंट मीन्स विकास। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, अभिवृत्ति जो है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, कुछ समय के बाद रुक जाती है। विकास जो है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पर गलत कथन है, आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, विकास के क्षेत्र हैं बौद्धिक विकास, गामक विकास, सबका साथ सबका विकास या फिर नैतिक विकास। प्रश्न संख्या 26, विकास के क्षेत्र होते हैं आपके, यहाँ पर देख लेते हैं, कूट तो नहीं दिया गया है, हाँ है कूट। 26वें प्रश्न में आपका आंसर क्या जाएगा? बौद्धिक विकास भी होता है, गामक विकास भी होता है, नैतिक विकास भी होता है। ए बी डी वाला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 4th में, और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 27, किसी प्राणी के पूर्ण जीवन विस्तार में होने वाले परिवर्तनों के क्रम को विकास कहते हैं। ये परिभाषा किसकी है? वुडवर्थ, स्किनर, रेबर या फिर हरलॉक। क्वेश्चन नंबर 27 उत्तर होगा, ये परिभाषा है रेबर की। अगला प्रश्न देखिएगा,
चेतना का विज्ञान मनोविज्ञान है। 1905 में किस मनोवैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक में चेतना शब्द की निंदा की? चेतना शब्द की निंदा किस पुस्तक में हुई है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। अट्ठाईसवें प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर विलियम मैकडूगल के द्वारा। इनकी एक पुस्तक थी, आई थिंक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। अभी कंफर्म नहीं याद आ रहा है कि चेतना शब्द की निंदा किस पुस्तक में की गई है। आपको अगर पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। विलियम मैकडूगल की पुस्तक जरूर है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, और यहाँ पर आंसर जाएगा सी के साथ। जैसे ही हमें याद आएगा हम आपको बताएंगे। बढ़ेंगे 29वें प्रश्न की तरफ। विकास का सिद्धांत नहीं है। वर्तुलाकार सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। देखिए बाकी सारे सिद्धांत हैं यहाँ पर विकास से संबंधित, लेकिन सामाजिक अधिगम का सिद्धांत ये अधिगम के अंतर्गत सिद्धांत है। तो यहाँ पर आंसर जाएगा 29 के लिए ऑप्शन नंबर डी के साथ। प्रश्न संख्या 30, गर्भावस्था की अवधि होती है 250 से 270 दिन, 270 से 280 दिन, 330 से 350, 230 से 280। क्वेश्चन नंबर 30, 270 से 280 दिन होती है गर्भावस्था की ड्यूरेशन। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, नैतिकता का अभाव, मूर्त चिंतन का विकास, सामाजिक भावना का अभाव। अनुकरण द्वारा बच्चा सीखता है, नैतिकता का अभाव भी होता है और सामाजिक भावना का भी अभाव होता है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा मूर्त चिंतन का विकास। ये जो है शैशवावस्था में नहीं डेवलप होता है। सारस अवस्था किस अवस्था को कहते हैं? ठीक है, बिल्कुल सही है। पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में ही पेज नंबर 16 पर चेतना शब्द की निंदा की गई है, कंफर्म है। ठीक है, थोड़ा सा भूल रहे थे, हम सोच रहे थे कि गलत जानकारी ना दो, क्रॉस चेक कर लिया, सही है एकदम। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, सारस अवस्था किस अवस्था को कहते हैं? तो उत्तर बाल्यावस्था का एक दूसरा नाम है सारस अवस्था। आंसर जाएगा सी के साथ। प्राथमिक विद्यालय की आयु मानी जाती है 3 से 6, 6 से 11, 12 से 14, 4 से 14 वर्ष। प्राथमिक विद्यालय की आयु मानी जाती है 6 से 11 वर्ष। एज ऑफ प्यूबर्टी से संबंधित है। प्रश्न संख्या 34, उत्तर होगा यहां पर 11 से 14 वर्ष। प्रश्न संख्या 35, शिशु के मस्तिष्क का भार डैश ग्राम जन्म के समय हड्डियों की संख्या होती है। यानी मस्तिष्क का भार कितना होता है और हड्डियों की संख्या कितनी होती है। मस्तिष्क का भार आपको ग्राम में बताना है, तो मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है, हड्डियों की संख्या 270 होती है। बाद में छोटी छोटी हड्डियां आपस में मिल जाती हैं तो 206 हड्डियां हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्ति के संबंध में असत्य कथन पहचानिए। मूल प्रवृत्ति का जनक विलियम मैकडूगल को माना जाता है। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं। मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति के व्यवहार को बाधा पहुंचाती हैं। यह सकारात्मक कार्य हेतु अभिप्रेरित करती हैं। 36 के लिए आपका आंसर हो जाएगा बाधा पहुंचाती हैं, ये कहना गलत होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 37। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है। तीव्र तर्क शक्ति होती है, निर्णय क्षमता का अभाव पाया जाता है, मानवीय गुणों का समावेश होते हैं, नेतृत्व क्षमता पाई जाती है। प्रश्न संख्या 37। देखिए, निर्णय क्षमता का अभाव ये विशेषता नहीं है। निर्णय क्षमता में निपुण होते हैं प्रतिभाशाली बालक। अगला प्रश्न देखिए, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थर्स्टन, बर्टवा, बर्नन, कैली या फिर ए और सी दोनों?
38 की अगर बात करें, सही जवाब हो जाएगा 38 के लिए ए और सी दोनों, अर्थात थर्स्टन और कैली। प्रश्न संख्या 39, क्रेस्मर के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं है। पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक, मीसोमार्फिक। क्रेस्मर ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है उसमें मीसोमार्फिक नहीं आएगा, आंसर जाएगा डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 40 है, बाल अंतर्बोध परीक्षण किसके लिए उपयोगी है? साथ ही साथ आपसे पूछा जा सकता है कि इसके प्रतिपादक कौन है। बाल अंतर्बोध परीक्षण जो होता है ये 3 से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयोगी होता है। चाइल्ड, इसको कैट बोलते हैं, चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट। हाँ ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप, कैट। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 41, चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता जो मानव को जैविक वंशागत के फलस्वरूप प्राप्त हमारी आदती क्षमता है उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 41 उत्तर होगा यहाँ पर भाषा अर्जन साधन, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD। तो यहाँ पर आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या 42, गैने द्वारा प्रस्तावित अधिगम का पदानुक्रमिक उच्चतम स्तर है। समस्या समाधान अधिगम, सिद्धांत अधिगम, संप्रत्यय अधिगम, कौशल अधिगम। 42 आंसर होगा यहाँ पर समस्या समाधान अधिगम, उच्चतम स्तर। ठीक है, निम्नतम पूछेगा तो संकेत अधिगम लगाइएगा, उच्चतम पूछेगा तो समस्या समाधान अधिगम। विकास के संबंध में सही कथन है। विकास कुछ समय बाद रुक जाता है, विकास वृद्धि सूचक होता है, विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है, विकास का संबंध बाह्य परिवर्तन से। सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 43 के लिए संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन ही विकास कहलाता है, सिर्फ बाह्य नहीं, विकास रुकता नहीं है। यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। किसके अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है? वैलेंटाइन, हीचकोट, सैमुअल या फिर वुडवर्थ? वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, ये कथन किसका है? हरलॉक, जेम्स वेबर, मैकडूगल या फिर मुनरो? ये कथन है श्रीमती हरलॉक का, ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट सही हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, आप सभी लोग इसका आंसर कीजिए फटाफट से, और लाइक भाई नहीं किया आप सब लोगों ने। कुछ लोगों ने तो मतलब कर दिया है, बिना कहे ही कर देते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। सारे लोग वीडियो को लाइक करिएगा, बहुत कम समय में आपको 50 क्वेश्चन मिल रहे हैं ये, क्योंकि क्लास ये रिकॉर्डेड। मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है? समाज में प्रतिष्ठित स्थान बनाना, दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास, सामाजिक समूह बनाना, अनुकूलन, आत्मीकरण, समायोजन। क्वेश्चन नंबर 47 उत्तर होगा अनुकूलन, आत्मीकरण और समायोजन। अगला प्रश्न देखिएगा, राम के रूप में एक बालक अपने माता पिता का वास्तविक नया जीवन है, यह कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? समानता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, मौलिकता का सिद्धांत या फिर जीवन की अमरता का सिद्धांत? भाई राम के रूप में एक बालक अपने माता पिता का नया पुनर्जन्म की एक तरीके से बात करी जा रही है, तो ये जीवन की अमरता का सिद्धांत हो। बीजमैन ने जन्म द्रव्य का सिद्धांत देते हुए कहा, कोई संतान अपने माता पिता की प्रतिकृति है, फोटोकॉपी है। इन्होंने यह सिद्ध करते समय प्रयोग किया था मटर के पौधों पर, जिराफ की गर्दन पर, चूहों पर या फिर कबूतर पर? यह प्रयोग चूहों पर किया गया था। ठीक है, बढ़ेंगे अंतिम प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 50, नानी के गुण नातिन में प्रकट होते हैं, ये सिद्धांत है जन्म द्रव्य का, मौलिक गुणों का, समानता का, संक्रमण का? क्वेश्चन नंबर 50 उत्तर होगा मौलिक गुणों का सिद्धांत है। यहाँ पर जन्म द्रव्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर नानी के गुण नातिन में
प्रकट हो रहे हैं, ना कि माता पिता के उसके बच्चों में। तो यहाँ पर आंसर होगा मौलिक गुणों का, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आज के लिए क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क बताना है आपको कमेंट बॉक्स में कि भाषा विकास से संबंधित कौन से मनोवैज्ञानिक हैं। जल्दी से सारे लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखिएगा, लाइव में नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्या स्कोर रहा आपका 50 में से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चंस, इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो हमने खुद हाथ से लिख करके उसको टाइप किया है, ये आपको कहीं किताबों में नहीं मिलेंगे, और कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी थे। 50 क्वेश्चन टोटल हमने कराए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में रोज शाम को 7 बजे। बाय बाय, टेक केयर।